हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। तो आइए इसी के विषय में आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम फॉर्म्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन या फिर कहें टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। शिक्षाविद ये मानते हैं कि छात्रों पर ना तो बहुत अधिक कठोर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और ना ही उन्हें नियंत्रण विहीन रखा जाना चाहिए। दार्शनिक विचारों के आधार पर एडम महोदय ने अनुशासन के स्वरूप के संबंध में जो विचारधारा प्रस्तुत की है वह इस प्रकार से है। इन्होंने अनुशासन को कई भागों में विभाजित किया है, जो हैं दमनात्मक अनुशासन, रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, सेकंड है प्रभावात्मक अनुशासन, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, नेक्स्ट है मुक्तियात्मक अनुशासन, इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं दमनात्मक अनुशासन के बारे में। प्राचीन काल में अधिकांश अध्यापक अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग करते थे। उस समय विद्यालयों के नियम अत्यंत कठोर होते थे, जिनका पालन सब बच्चों को कठोरता से करना होता था, और जो बालक इनका पालन नहीं करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। आज भी इस प्रकार के विद्यालयों की कमी नहीं है। इस प्रकार बच्चों की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों का दमन करके उसे वांछित आचरण कराने को एडम महोदय ने दमनात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। यह बालक पर कठोर नियंत्रण रखने की बात को ही मान्यता देता है, और इस विचारधारा पर आदर्शवादियों ने भी बहुत अधिक बल दिया है। उनका मानना था कि शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का सशक्त माध्यम है। इसमें डंडे के जोर पर तथा अपशब्दों के जोर पर अनुशासन चलाया जाता है। छात्रों के अस्तित्व को नकारा जाता है व उन्हें बोलने व तर्क करने के कोई अवसर ही नहीं दिए जाते हैं। ये विचारधारा बालक को एक विध्वंसकारी तत्व के रूप में स्वीकार करती है व ये मानती है कि इस प्रवृत्ति को प्यार व दुलार से नहीं समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। ये अनुशासन की उपदेशात्मक विधि को मानते हैं। अनुशासन के इस रूप के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे अधिक दंड देने से अंगभंग का भय रहता है, तो ये थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं रहता। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षति होती है। इसमें छात्रों के डिप्रेशन में आने का भी भय रहता है। डंडे के भय से मान्य व्यवहार करने की आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है। इस अनुशासन में छात्र बाहरी रूप से बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन और मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं रहता है, क्योंकि डर रहता है बालक के लिए। इस प्रकार के अनुशासन में छात्र यंत्र चालित ढंग से कार्य करता है। उन्हें स्वयं सोचने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता उनमें जो है विकसित नहीं हो पाती है। छात्रों की व्यवस्थित रुचियों और शक्तियों का विकास नहीं होता है। उनमें नेतृत्व शक्ति नहीं आ पाती है। इसमें गलत प्रिंट हो गया है। ये दास भावना से ग्रसित होकर कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रभावात्मक अनुशासन। आदर्शवाद की मान्यता है कि शिक्षक को अपने आदर्शात्मक यानी कि आदर्श व्यक्तित्व और अच्छे आचरण से बालकों को प्रभावित करना चाहिए और उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि वे उसके गुणों को ग्रहण करें और उसके अनुरूप आचरण करना सीखें। प्राचीन भारत में इसी प्रकार का अनुशासन अपनाया जाता था। तथा प्राचीन भारत में सभी अध्यापक गुरु इसी विचारधारा को मानते भी थे। तत्कालीन गुरु संयम के साथ जीवन व्यतीत करते थे और अपने ज्ञान, आचरण और आदतों से अपने शिष्यों को प्रभावित करते थे। शिष्य भी उनके ज्ञान और आचरण से प्रभावित होते थे और संयमित जीवन की ओर बढ़ते थे। एडम महोदय ने इस प्रकार के अनुशासन को प्रभावात्मक अनुशासन नाम दिया है। इसके दोष हैं, दोष हम देखेंगे इनको। इनके गुरुओं के आदर्श जीवन पर होने पर ही अनुशासन प्राप्त किया जा सकता है। आज उच्च आदर्श वाले अध्यापक कम ही हैं और ना ही उनका समाज में सम्मान है, क्योंकि सभी लोग एक से रहना चाहते हैं। ऐसे में बच्चे अध्यापकों से कम प्रभावित होते हैं। इस विधि में बच्चे शिक्षक से प्रभावित होकर अच्छा बुरा सब कुछ सीख लेते हैं। इस प्रकार सच्चा अनुशासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। विपक्ष में तर्क ये भी आ जाता है कि गुरुओं का अंधानुकरण करने से बच्चों में हीन भावना आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुओं से प्रभावित होकर बच्चे उनकी प्रतिलिपि मात्र बनकर रह जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। इसके विपक्ष में ही तर्क हैं ये सब।
हमारे प्रभाव को केवल परिस्थितियां ही प्रभावित नहीं करती हैं, अपितु हमारे आदर्श भी प्रभावित करते हैं। केवल अनुकरण द्वारा सीखा हुआ व्यवहार जीवन भर साथ नहीं दे सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बालक की बुद्धि को विकसित किया जाए, बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक जो बन गया वैसा बच्चा भी बन जाएगा। आजकल बच्चों की में जो है शक्ति तो स्वतः होती ही है ग्रहण करने की, लेकिन जब उसकी रुचि जिस क्षेत्र में होती है उसी के अनुसार ज्ञान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अध्यापक का इंटरेस्ट किसी क्षेत्र में है तो वही उस पर थोप दिया जाए। ऐसा करने से बालक आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुक्त्यात्मक अनुशासन। मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि अनुशासन स्थापित करने के लिए बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और उन्हें जो है ऐसी स्थिति में बच्चे सही आचरण करते हैं। प्रकृतिवादी रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर इस विचारधारा के अपनी मूल प्रवृत्तियों, शक्तियों, रुचियों और योग्यता अनुसार विकास के पूर्ण अवसर देने चाहिए, ऐसा मानते हैं। उसके प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ महोदय ने इसे मुक्त्यात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। रूसो की यह विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया मात्र थी। यदि प्राचीन विचारधारा एक सीमा पर है तो दूसरी रूसो की विचारधारा दूसरी सीमा पर है। दोनों ही अव्यवहारिक हैं। रूसो के विचारों को मान्यता जो है मान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का अर्थ है मूल प्रवृत्ति के अधीन छोड़ना, और इस प्रकार छोड़ना पशुवत व्यवहार करने का अवसर देता है। पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन बच्चों को असामाजिक और अशिष्ट बना देता है। रूसो बच्चों को पूर्ण रूप से प्रकृति पर छोड़कर प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की बात करते थे। रूसो समाज को दोषी बताकर बच्चों को समाज से दूर रखने की बात करते थे। ये कल्पना सार्थक नहीं हो सकती। रूसो ने समाज को एक तरफ रखा है। वे भूल गए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से दूर रहकर मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास नहीं किया जा सकता। जो भी बच्चों के विकास के लिए डंडे के स्थान पर स्वतंत्रता की आवश्यकता को अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। स्वतंत्र वातावरण में बच्चे भय के कारण उत्पन्न होने वाली भावना ग्रंथियों से बच जाते हैं और उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास अपनी गति से होने लगता है। विद्वानों का विचार है कि बच्चों को अमानुषिक कृत्यों से रोकने के लिए दंड के स्थान पर सहानुभूति का प्रयोग होना चाहिए। अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के साधन। जैसा कि बताया जा चुका है पहले कि वर्तमान परिवेश में अनुशासन थोपी हुई प्रक्रिया नहीं है, वरन ये आचार व्यवहार में निरंतर परिवर्तन करते हुए सही दिशा की ओर उन्मुख करने के लिए एक प्रक्रिया है। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कौन कौन से माध्यम है या कौन कौन से साधन है जिनसे विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। वास्तविकता तो ये है कि प्रत्येक विद्यालय का वातावरण अलग अलग होता है और अनुशासन हेतु कौन सा माध्यम अपनाया जाए तो ये मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम तो विद्यालय परिवेश का ज्ञान होना चाहिए और द्वितीय वह क्षेत्र जिसमें अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन में सद्भावना होनी चाहिए, केवल दंड का ही प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे बालकों की जो अंदर भावनाएं होती हैं, रुचियां होती हैं, उनको निखारने का मौका नहीं मिल पाता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से साधन है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सकारात्मक साधन, पॉजिटिव मीन्स। इसके अंतर्गत क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले है रिवार्ड, मोरल एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, को करिकुलर एक्टिविटीज, ट्रेडिशंस एंड रूल्स ऑफ द स्कूल, म्यूचुअल कोऑपरेशन, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन स्कूल। तो सबसे पहले हम सकारात्मक साधन के अंतर्गत देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव मीन्स के अंतर्गत रिवार्ड। जब बालक को कोई भी कार्य करने पर उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है तो उस कार्य को और अच्छी प्रकार से करना सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं मोरल एजुकेशन, यानी कि नैतिक शिक्षा। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है छात्रों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन सबसे श्रेष्ठ वस्तु कही गई है, क्योंकि ये ऊपर से थोपी हुई नहीं होती है। बालक में स्वतः आंतरिक अंदर से ही अनुशासन स्थापित होता है और स्वतः ही वह समझने लगता है कि क्या अच्छा है तथा क्या बुरा है। को करिकुलर एक्टिविटीज, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विद्यालय में जब बालक व्यस्त रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो बालक
गलत दिशा की ओर अग्रसर नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडिशंस एंड रूल्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के रूल्स क्या हैं? ऐसे कठोर नियम और परंपराएं तो नहीं है कहीं बालक उसमें प्रतिबंधित होने के कारण कुछ गलत कर रहा हो, तो इन चीजों को भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन, पारस्परिक सहयोग। अगर सहयोग की भावना नहीं है तो भी बालक गलत रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, अनुशासनहीनता की ओर बढ़ता है। अगर सहयोग पर आधारित वातावरण है तो वह एक दूसरे को के दोषों को बताकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन स्कूल, कई बार ऐसा होता है कुछ सुविधाएं जो है जैसे पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और प्रसाधन, पुस्तकालय, खेलकूद आदि की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, तो आपस में बालक झगड़ा करते हैं और अनुशासनहीनता की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि अनुशासनहीनता का मौका ना मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे नकारात्मक साधन, जिसमें आता है सबसे पहले नकारात्मक साधन यानी कि नेगेटिव मीन्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है पनिशमेंट। अनुशासन बनाए रखने के लिए पनिशमेंट यानी कि दंड को भी अपनाया जाता है और बालकों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन दंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बालक को शारीरिक रूप से कोई हानि हो अथवा मानसिक कोई हानि हो। दंड इस प्रकार का होना चाहिए जैसे सुलेख लिखने के लिए करने के लिए दे दिया या फिर कुछ ऐसा काम करने के लिए दे दिया जिसमें बालक व्यस्त हो जाए और जो उसकी कमी है उसकी थकान से उसे लगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडिफरेंट बिहेवियर यानी कि उदासीन व्यवहार। जो छात्र अपराध करते हैं उन्हें विभिन्न गतिविधियों से दूर रखकर उनके प्रति उदासीन व्यवहार अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिकल एटीट्यूड यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासनहीन व्यवहार की शिक्षकों और साथियों द्वारा आलोचना की जानी चाहिए जिससे उनकी जो गलतियां हैं वो दूर होने लगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता की समस्या। अनुशासन बनाए रखने के लिए कितना भी प्रयास क्यों ना किया जाए लेकिन पूर्ण नहीं हो पाता। आए दिन कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहती हैं, तो इसके लिए जो साधन बताए गए हैं उनको अपनाया जाना चाहिए जिससे कि अनुशासनहीनता में कमी आए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।